बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इनफैक्ट अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो उसमें हमने मेन मेमोरी को स्टार्ट किया था कि मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है। हमने उसकी डिटेल पढ़ी थी और फिर उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास दो टाइप्स की मेन मेमोरी मौजूद होती है। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम का नाम देते हैं, और दूसरी है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम का नाम देते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में डिटेल से बात की थी, उसकी टाइप्स को भी देखा था डिटेल के साथ। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रीड ओनली मेमोरी को, मीन रोम के बारे में देखेंगे कि रोम की टाइप्स कौन सी हैं और रोम काम कैसे करती है। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रीड ओनली मेमोरी के बारे में। लास्ट लेक्चर को ज़हन में लाएं, उसमें हमने मेन मेमोरी पढ़ी थी, उसके बाद हमने ये देखा था कि उसकी दो टाइप्स मौजूद हैं, एक रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरी रोम जिसको हम रीड ओनली मेमोरी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पहले और भी ले लेते हैं कि मेमोरी हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली मेमोरी जो है उसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर का नाम भी दिया जाता है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है वो बेसिकली रैम के अंदर ही होता है आपके, या मेमोरी के अंदर ही होता है। आपकी जो रैम मेमोरी है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके सीपीयू के साथ, मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कोई भी अगर डाटा चाहिए तो वो रैम से या मेमोरी से ही लेता है, और कोई भी डाटा उसको अगर सेव करवाना है तो वो मेमोरी के ऊपर ही सेव करवाता है उसको। अब स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इसकी जो हमारे पास सेकेंड टाइप है, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या कहती है। स्टूडेंट्स, पहले तो सिर्फ नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं रीड ओनली मेमोरी कि ये वो मेमोरी है जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। मीन रन टाइम के ऊपर इसके ऊपर आप कोई चीज़ राइट नहीं कर सकते, सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। रैम के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें आप राइट और रीड दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसके नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि सिर्फ रीड ओनली, नॉट राइट। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ से आपको रोम की डेफिनेशन जो इजीली याद भी हो जाएगी, क्योंकि इसके नाम के अंदर शामिल है रीड ओनली मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको आप रैम की तरह राइट नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इसके आगे और करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हमारे पास मौजूद हैं। द कंटेंट्स ऑफ रोम आर रीड ओनली, ये बात मैंने अभी आपको बता दी कि रोम के अंदर या रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। न्यू डाटा कैन नॉट बी रिटन, इट मीन्स कि अगर आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं तो आप नया डाटा उसके अंदर राइट नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी डाटा राइट हो चुका है वही डाटा आप रीड कर सकते हैं। वन टाइम राइट रिटर्न है, एक दफ़ा आपने राइट कर दिया तो जो डाटा राइट होगा वही रीड किया जा सकेगा, आप नया डाटा उसके अंदर राइट नहीं कर सकते। इट्स कंटेंट्स आर परमानेंट, आप क्योंकि नया डाटा राइट ही नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो इसके जो कंटेंट्स होंगे वो परमानेंट बेस के ऊपर जो है वो स्टोर हो जाते हैं आपकी मेमोरी के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने रैम के बारे में जब बात की थी तो हमने कहा था कि रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, सो रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रोम डू नॉट लॉस्ट। रैम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही आप पावर स्विच ऑफ करते हैं, रैम के तमाम कंटेंट्स जो वो लॉस हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप दोबारा से सिस्टम जो अपना ऑन करेंगे तो दोबारा से रैम के अंदर जो है वो कंटेंट्स जो है वो आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे अपने सिस्टम को, रैम के अंदर से तमाम डाटा डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम के अंदर से अगर आप सिस्टम को स्विच ऑफ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपने ख़त्म कर दी, लेकिन इवन देन रोम के अंदर जो भी डाटा मौजूद होंगे, जो कंटेंट्स मौजूद होंगे, वो एज इट इज़ सेव रहेंगे, वो डिलीट नहीं होते। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और जो आपकी रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है कि जैसे स्विच ऑफ हुआ सिस्टम, तमाम डाटा इरेज। इसके अंदर जैसे स्विच ऑफ हुआ सिस्टम, इवन देन डाटा आपका जो वो सेव ही रहता है, वो डिलीट नहीं होता। तो ये बात याद रखिए, ये वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है रैम और रोम के दरमियान। और उमन आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो उसके अंदर आप ये मेंशन कर सकते हैं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ रोम राइट्स द डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली ऑनटू इट, एंड दिस डाटा एंड प्रोग्राम्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। फ्रेंड्स, बेसिकली रोम के अंदर जो डाटा रखा जाता है, जो कंटेंट सेव किए जाते हैं, वो इनफैक्ट जो रोम चिप बनाने वाले मैन्युफैक्चरर है, वेंडर्स है या कंपनीज हैं, वो ये काम करती हैं। उनके पास जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसे मौजूद होते हैं जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं। वो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को पुट करते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंस्ट्रक्शंस पुट रहती हैं, और उसके बाद आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में जब वो चिप लगती है रोम की, तो सिर्फ उसको रीड किया जा सकता है, उसको दोबारा से राइट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काम मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और ये वन टाइम काम होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली थी कि रीड ओनली मेमोरी के करैक्टरिस्टिक्स, और कुछ हमने देखा ये डिफरेंसेस के रैम और रोम का मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है।
अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रोम की डिफरेंट टाइप्स मौजूद है वो कौन कौन सी है और वो कैसे काम करती हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट जिस तरह आपने लास्ट टाइम देखा था, रैम की हमने टाइप्स देखी थी, जिसमें एस रैम जिसको हम स्टैटिक रैम का नाम देते हैं, और दूसरी हमने देखी थी डायनामिक रैम जिसको हम डी रैम का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास रोम के अंदर भी 3 टाइप्स की रोम जो है वो मौजूद है इस वक्त मार्केट के अंदर। आपके सिस्टम्स में इसमें से किसी भी एक टाइप की रोम जो है वो यूज हो रही होगी। फर्स्ट टाइप है पी रोम, जिसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का नाम भी देते हैं। फ्रेंड्स इसको एब्रीविएशंस को याद रखिएगा अच्छी तरह, आपके एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती है। इसमें तमाम जो आपकी टाइप्स हैं तीनों के अंदर रोम का वर्ड लाजमी आ रहा है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। उससे पहले जो कीवर्ड्स हैं सिर्फ आपने उनको याद रखना है, बाकी रीड ओनली मेमोरी ही लिखा जाएगा। सो पी रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड डबल ई पी रोम इज इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। सिर्फ आपने जो पहले कीवर्ड्स हैं उनको याद रखना है। आर ओ एम जो रोम है उसको आपको ऑलरेडी पता है कि वो रीड ओनली मेमोरी को कहते हैं। तो पहली टाइप को हम देखते हैं, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज इनिशियली ब्लैंक एंड द मैन्युफैक्चरर राइट्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा विद सम स्पेशल डिवाइसेस। फ्रेंड्स बेसिकली रोम के अंदर जब रोम चिप डिज़ाइन की जाती है उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं होती, और आपको ये पता है कि जब भी आपने कंप्यूटर्स के अंदर कोई भी डिवाइस लगानी है कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस को मिलनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर्स एज सच इज नथिंग। उसको जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती तब तक वो कोई काम नहीं करता। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर क्या होता है कि इनिशियली जो आपकी रोम ब्लैंक होती है उसके अंदर मैन्युफैक्चरर जो है वो इनकोडिंग करते हैं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पुट करते हैं, ताकि जब भी रोम आपकी चिप लगाई जाए कंप्यूटर के अंदर तो उसको पता होगा उसने क्या परफॉर्म करना है उन इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर। सो इट इज इनिशियली ब्लैंक एंड द मैन्युफैक्चरर राइट्स इंस्ट्रक्शंस and data with some special devices. Once the information is stored onto PROM, then it cannot be altered or changed. Friends, basically यही हमने डेफिनेशन डिटेल पढ़ी थी रोम के अंदर। तो इनफैक्ट जो आपकी सिंपल रोम है वो PROM ही होती है कि वो उसको एक दफ़ा प्रोग्राम उसके अंदर इंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, उसके अंदर सेव कर दिया जाए, तो उसके बाद ना तो उसको ऑल्टर किया जाता है, ना चेंज किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है। वही प्रोग्राम उसके अंदर मौजूद रहेगा, और अगर आपने उसको चेंज करना है तो आपको चिप चेंज करनी पड़ेगी। आप उस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। आपको कंप्लीट चिप जो वो नई लगानी पड़ेगी अगर आपने इंस्ट्रक्शंस चेंज करनी है तो ये बात याद रखिए, क्योंकि जो मेजर डिफरेंस है नेक्स्ट टाइप्स के अंदर और PROM के अंदर वो यही डिफरेंस है कि इसके अंदर इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और चेंज। जो इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर सेव कर दी गई हैं उसको ना ही आप ऑल्टर कर सकते हो ना ही आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो आपकी नेक्स्ट टाइप्स हैं उसके अंदर हमने ये फैसिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, और मैन्युफैक्चरर ने ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई कि आप कर सकते हैं ये काम। सो लेट्स सी आगे देखते हैं हमारे पास जो EPROM और डबल EPROM है टाइप्स वो कैसे काम करती हैं। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड टाइप है दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM का इसको नाम देते हैं। स्टूडेंट्स अगेन मैंने आपको बताया कि अगर एब्रीविएशन आपने याद रखनी है तो रोम का कीवर्ड आपको ऑलरेडी पता है, रीड ओनली मेमोरी है। उससे पहले P इज प्रोग्रामेबल और E इज लाइक इरेजेबल बेसिकली। So student, in this type of ROM chip, it is possible to erase the stored information and the chip can be reprogrammed using special devices. Students, basically अगर आप सिर्फ नाम को अंडरस्टैंड करें, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो क्या मतलब कि ऐसी रोम जिसके अंदर आप प्रोग्राम को इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसको इरेज भी कर सकते हैं। तो सिंपल आप नाम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी ऐसी रोम चिप है जिसमें आप प्रोग्राम को इरेज भी कर सकते हैं और उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। PROM के अंदर आप सिर्फ प्रोग्राम कर सकते थे, बाद में उसको आप इरेज नहीं कर सकते थे। इसके अंदर ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप उसको इरेज कर सकते हैं, मीन आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप दोबारा से इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को पुट कर सकते हैं। लेकिन PROM के अंदर अगर आपने इंस्ट्रक्शन चेंज करनी थी तो आपको फिर कंप्लीट जो चिप थी हार्डवेयर चिप वो आपको चेंज करनी पड़ती थी। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है हार्डवेयर चिप को चेंज करने की, आप इंस्ट्रक्शंस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मीन आप ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद है उसको आप डिलीट कर दें और उसके बाद आप दोबारा से री इंस्ट्रक्ट कर दें और नई इंस्ट्रक्शन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। और स्टूडेंट्स बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है EPROM और डबल EPROM के अंदर कि EPROM के अंदर जो इन्फॉर्मेशन इरेज की जाती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू की जाती है। तो ये बात याद रखिए, ये कीवर्ड है, मेजर डिफरेंस है EPROM और डबल EPROM के अंदर। डबल EPROM के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ कैसे होती है। ये याद रखिए कि EPROM के अंदर जो इन्फॉर्मेशन
इरेज की जाती है रोम के अंदर से, वो अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू की जाती है। सो डेटा प्रोग्राम रिटन ऑन इट कैन बी चेंज्ड एंड न्यू डाटा कैन ऑल्सो बी एडेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ रोम। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि बेसिकली हम हमारी चिप के अंदर अगर कोई भी डाटा या प्रोग्राम इंस्टॉल है ऑलरेडी, कॉपी है ऑलरेडी, हम उसको इरेज करके दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, न्यू डाटा हम एंटर कर सकते हैं, हमें हार्डवेयर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, अगर पीरोम आप यूज़ करते हैं और आपने इंस्ट्रक्शन चेंज करनी है तो आपको हार्डवेयर बदलना पड़ेगा, और हार्डवेयर इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव चीज़ होती है। उसकी बजाय अगर आप इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं वो आपके कम एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर के। तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो ई प्रॉम है दैट इज़ बेटर देन पी रोम, कि इसमें आप इंस्ट्रक्शंस को डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे, और न्यू डाटा आप एंटर भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास नंबर 3 के ऊपर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। स्टूडेंट्स, सिर्फ इसके अंदर वर्ड जो ऐड किया गया वो इलेक्ट्रिकली का वर्ड ऐड किया गया, बाकी ई स्टैंड्स फॉर इरेजेबल, पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल, और रोम का आपको ऑलरेडी आइडिया है रीड ओनली मेमोरी। अभी मैंने आपको बताया कि मेजर डिफरेंस जो है आपका ई प्रॉम और डबल ई प्रॉम के अंदर ये है कि ई प्रॉम के अंदर इंफॉर्मेशन कैन बी रेज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रोम चिप दैट कैन बी री रिटन यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं, आप अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज़ नहीं करते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू रोम चिप्स, ई प्रॉम और डबल ई प्रॉम के अंदर। क्योंकि डबल ई प्रॉम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकली का वर्ड ऐड किया गया है, तो आप यहीं से आइडिया कर सकते हो कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेस को यूज़ नहीं किया जाता इन्फॉर्मेशन को इरेज करने के लिए, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है इन्फॉर्मेशन को इरेज करने के लिए, और री राइट करने के लिए भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ही यूज़ करते हो। द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन डबल ई प्रॉम कैन बी इरेज्ड, मॉडिफाइड और रीप्रोग्राम्ड इजीली यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस, और वो स्पेशल डिवाइसेस आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है, आपकी दूसरी डिवाइसेस यूज़ नहीं होती। तो ये मेजर डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी स्टूडेंट आपको एग्जांपल ये बताता हूँ रियल टाइम, कि आप जब कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं तो स्टूडेंट्स आप कोई इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते, जब आप ऑन करते हैं आपका कंप्यूटर खुद से आपके डिफरेंट आपको बटन्स ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं, उसके बाद आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी जब हमने स्टार्ट में पहला लेक्चर लिया था, उसमें हमने ये बात की थी कि कंप्यूटर्स एक डम डिवाइस है, वो ऐसी डिवाइस है कि जिसको आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और फिर वो काम करती है। अब स्टूडेंट्स, जब आप ऑन करते हैं सिस्टम को, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो उसके बाद क्या होता है, आपने कोई इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी, आपने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड की है। अब वो खुद से ऑन हो रहा है और डिफरेंट लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। अब ये उसको कौन बता रहा है कि ये लाइट्स ब्लिंक करनी है तुमने, उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को तुमने लोड करना है और फिर चला के आपको ये डेस्कटॉप स्क्रीन नज़र आती है। स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपकी जो स्टोर होती है वो रोम के अंदर स्टोर होती है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। वो ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, उस चिप को कंप्यूटर के अंदर लगा दिया जाता है, और फिर जैसे ही कंप्यूटर को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर रोम के अंदर से इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर ये सारे काम करता है। और सबसे जो उसमें मेजर प्रोग्राम है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट कैन बी कॉल्ड एज बायोस, उसको BIOS बायोस का नाम देते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कि जिसके थ्रू ये होता है कि कंप्यूटर आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी आपके कंप्यूटर से अटैच है उनको चेक करता है, और वो जो आपको लाइट्स ब्लिंक करती हुई नजर आती हैं वो बेसिकली ये चेकिंग ही होती है कि वो चेक कर रहा है कि ये आपके जो डिवाइसेज है ये अटैच है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आपको एरर दे देगा स्क्रीन पे, अगर अटैच होगी तो ओके होगा, आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप स्क्रीन पे इजीली नज़र आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर को जब भी आप ऑन करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस उसको आपने उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी हुई है वो रोम के अंदर इंस्टॉल है, वो रोम से वो इंस्ट्रक्शन गेट करता है और देखता है कि उसने क्या करना है। अगर आपकी रोम चिप जो है वो करप्ट हो जाती है या उसके अंदर मसला आ जाता है तो स्टूडेंट्स आपका जो सिस्टम है वो ऑन नहीं हो सकेगा, वो प्रॉब्लम करेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने जब ऑलरेडी अगर स्टोर करवानी कंप्यूटर के अंदर, जिनकी बेस के ऊपर कंप्यूटर आपका जो ऑन होता है या बूट अप होता है, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन सारी की सारी जो है वो रोम के रीड ओनली मेमोरी जो चिप होती है उसके अंदर स्टोर होती है। इसकी और रैम की जो वर्किंग है दैट इज़ अ डिफरेंट वर्किंग। रैम आपकी तब काम करती है जब आपका सिस्टम ऑन होता है, उसके बाद रैम काम करती है। रोम आपकी तब काम करती है जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं, तो आपके जो सिस्टम है उसको जो बूट अप चाहिए कि क्या बूट करना है, किस तरह बूट करना है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन उसको रोम से मिलती है। तो होपफुली स्टूडेंट रोम के बारे में अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पहले से देखा वो हमने देखा रोम के बारे में बात की, हमने रीड ओनली मेमोरी के बारे में कि रीड ओनली मेमोरी होती क्या है, उसकी हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की कि हमारे पास जो पी रोम है वो कैसे काम करती है,
फिर हमने देखा कि ई प्रॉम जो हमारे पास वो कैसे काम करती है, और फिर हमने ये देखा कि डबल ई प्रॉम जो है वो कैसे काम करती है। अब फ्रेंड्स मेमोरी के अंदर हमारे पास एक और मेमोरी की टाइप मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड कैशे मेमोरी। आप लोगों ने हो सकता है इसका नाम सुना हो, अदरवाइज आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बेसिक बताता हूँ कि कैशे मेमोरी हम क्यों यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में यूज़ करने का, वो इनफैक्ट कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करना है। हम जो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए कोई भी इनपुट देते हैं उसको वो कितनी जल्दी परफॉर्म करता है, उसके लिए हम मेमोरीज को यूज़ करते हैं। तो रैम को हम यूज़ इसलिए करते हैं। रैम के अलावा हमारे पास अब कैशे मेमोरी भी मौजूद है, हम इसको भी यूज़ करते हैं। और भी मेमोरीज हमारे पास मौजूद हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। आज कैशे मेमोरी को देखते हैं कि कैशे मेमोरी हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको कैसे फास्ट करती है। सो लेट्स सी, इट इज़ वेरी हाई स्पीड मेमोरी। फ्रेंड्स ये बात याद रखिएगा, कैशे मेमोरी आपकी जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है उससे फास्ट मेमोरी है, मीन उससे ज़्यादा ये जो फास्टली आपको जो है वो रिटर्न करती है जो भी आपने इंस्ट्रक्शन इसको दी होती हैं। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग स्पीड को ये फास्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका रिस्पॉन्स टाइम, मतलब आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो कैशे मेमोरी के अंदर मौजूद है तो वो आपको ज़्यादा जल्दी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो रैम के अंदर मौजूद है। उसकी रीजंस मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर मोर फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स एंड डाटा। और स्टूडेंट्स बेसिकली इसके अंदर भी जिस तरह रैम के अंदर हम मोर फ्रीक्वेंट जो हमारे यूज डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं, उसी तरह कैशे के अंदर भी आपके मोर फ्रीक्वेंटली जो यूज प्रोग्राम्स और डाटा है उसको हम स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स अब इसकी डिटेल में जाने से पहले और एग्जांपल देने से पहले आपको मैं इनकी हायरार्की के बारे में बता दूं कि अगर आप सीपीयू को माइंड में रखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का है उसको माइंड में रखें, और फिर देखें कि आपकी जो मेमोरीज हैं वो उससे कितना दूर लाई करती हैं। फ्रेंड्स ये फिगर अगर आप यहाँ पे, ये टेबल बेसिकली बना हुआ है, इसमें आप देखें सीपीयू आपका यहाँ पे मौजूद है। सीपीयू से जो करीब तरीन मेमोरी आपकी होती है दैट कैन बी कॉल्ड एज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे, और बेसिकली एक नहीं दो लेक्चर्स पे हम करेंगे, और जितने भी रजिस्टर्स हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर उनके बारे में आपको डिटेल से मैं बताऊंगा कि रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आप ये सिर्फ बात याद रखिए कि सीपीयू से करीब तरीन जो आपकी मेमोरी है, और इन समहाउ आप ये भी कह सकते हैं कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी मौजूद होती है दैट कैन बी कॉल्ड एज रजिस्टर्स। सीपीयू के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स के अंदर ही मौजूद होती है, और रजिस्टर्स ही एग्जीक्यूशन के अंदर जो है वो पार्ट लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स रजिस्टर्स के बाद कैशे मेमोरी आती है जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सीपीयू के सबसे जो नज़दीक तरीन जो मेमोरी है दैट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बाद कैशे मेमोरी होती है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये कैशे मेमोरी आपकी जो है वो रजिस्टर्स से कंटेक्ट करती है, और फिर रजिस्टर्स पे इंफॉर्मेशन जो है वो सीपीयू के अंदर जाती है और फिर एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद कैशे के बाद आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की शक्ल में मौजूद होती है, और रैम कनेक्ट होती है फिर डाउनवर्ड हार्ड डिस्क के साथ, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, और जिसपे आपका परमानेंट बेस के ऊपर डाटा जो है वो स्टोर होता है। अब स्टूडेंट्स रैम की हमने बात की थी कि रैम के अंदर बात होती है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है रैम के अंदर डाटा जो है वो स्टोर रहेगा, कंप्यूटर ऑफ हुआ डाटा आपका डिलीट हो गया, खत्म हो गया। कैशे और रजिस्टर्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है कैशे मेमोरी के अंदर भी डाटा स्टोर रहेगा, जैसे कंप्यूटर ऑफ हुआ डाटा आपका डिलीट हो गया। रजिस्टर्स के अंदर भी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है डाटा हो सकता है, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ डाटा उसके अंदर भी डिलीट हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली हायरार्की बनती है कि सीपीयू, रजिस्टर्स, कैशे, रैम एंड हार्ड डिस्क। इसको आप अच्छी तरह याद रखिएगा। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप इससे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितनी मेमोरी सीपीयू से करीब होगी वो उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट कहलाएगी। रजिस्टर सबसे फास्ट, उसके बाद कैशे, फिर रैम और फिर हार्ड डिस्क की बात आती है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सीपीयू को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई उसको डाटा चाहिए जो कि मैं ये कहता हूँ कि वो हार्ड डिस्क पे मौजूद है, स्टोर है आपके कंप्यूटर के अंदर। अब पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम पे आपने कंप्यूटर ऑन किया और सीपीयू को कोई डाटा चाहिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो आपकी रिक्वेस्ट है वो रजिस्टर्स के अंदर आती है सीपीयू से। उसके बाद अगर रजिस्टर्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो रजिस्टर से वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, वो कैशे के अंदर आएगी। कैशे मेमोरी को चेक किया जाएगा, अगर कैशे मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है जो सीपीयू को चाहिए तो रिक्वेस्ट जो है वो रैम के अंदर आ जाएगी। अब रैम के अंदर चेक किया जाएगा, अगर वो इंफॉर्मेशन जो सीपीयू को चाहिए रैम के अंदर मौजूद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज रिक्वेस्ट जो है वो हार्ड डिस्क पे चली जाएगी। और हार्ड डिस्क पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर था जो सीपीयू को चाहिए। अब बैकवर्ड प्रोसेस चलेगा। बैकवर्ड प्रोसेस कैसे चलेगा, हार्ड डिस्क वो इंफॉर्मेशन जो है वो रैम को देगी,
रैम उस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी अपने पास सेव कर लेती है और उसके बाद क्या करेगी रैम, उसी इंफॉर्मेशन को कैशे को दे देगी। कैशे मेमोरी भी उसकी एक कॉपी अपने पास सेव कर लेगी और उसके बाद रजिस्टर्स को दे दी जाएगी। और रजिस्टर से आपको पता है क्योंकि मेमोरी ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है और हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी मौजूद होती है वो रजिस्टर्स कहलाती है। तो इसका ये मतलब है कि रजिस्टर्स सीपीयू से डायरेक्टली फिर कनेक्ट होते हैं और सीपीयू फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेता है। अब अगर सम टाइम के बाद मीन आपने कंप्यूटर को ऑफ नहीं किया, आपका कंप्यूटर चल रहा है, दोबारा से सीपीयू को उसी इंफॉर्मेशन की या उसी डाटा की जरूरत पड़ गई जो अभी जिसकी हमने एग्जांपल में बात की, तो होगा क्या कि सबसे पहले अब ये बात याद रखिए रजिस्टर्स के अंदर जब एग्जीक्यूशन होती है तब डाटा मौजूद होता है, उसके बाद डाटा जो है वो डिलीट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और इसका ये मतलब है कि सीपीयू रजिस्टर में चेक करेगा, रजिस्टर में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी। रजिस्टर से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कैशे मेमोरी के अंदर आएगी, कैशे मेमोरी के अंदर वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो यहीं से फिर रिप्लाई बैक हो जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट रैम और हार्ड डिस्क पे नहीं आएगी, यहीं से रिप्लाई बैक होगा, रजिस्टर में जाएगी और सीपीयू के अंदर। तो आप इसकी एग्जांपल ये इस तरह भी ले सकते हैं, आपने घरों के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है और सॉफ्टवेयर पहली दफ़ा जब ओपन करते हैं तो इट विल टेक सम टाइम, मे बी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड वो टाइम ले। लेकिन अगर आप उसको क्लोज करते हैं और विद इन सेकेंड आप दोबारा से उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो पहले से कम टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर जो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, क्योंकि पहले उसको ट्रैवल करना पड़ा था हार्ड डिस्क तक, अब उसकी ट्रैवल जो है वो सिर्फ कैशे मेमोरी तक है, वहीं से आपको रिप्लाई बैक मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह मेमोरीज की वजह से हम अपने कंप्यूटर के जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको हम फास्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि मेमोरी की वजह से हमारी रिस्पांस टाइम कम है, रिस्पांस टाइम कम होगा तो हमें प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट मिलती है। तो अब ये बात याद रखिएगा कि रैम नॉर्मली आपकी जो हार्ड डिस्क है वो जीबीज में होती है और टीबीज में होती है, आपकी रैम जो है वो जीबीज में होती है, आपकी जो कैशे है ये एमबीज में ज़्यादातर होती है, लेकिन जीबीज में भी हो सकती है अगर आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं या और कंप्यूटर्स मौजूद यूज़ कर रहे हैं आप। आपके जो रजिस्टर्स हैं ये नॉर्मली केबीज में होते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, जितने सीपीयू के नज़दीक है जो जितनी ज़्यादा फास्ट आपकी मेमोरी है उतना ही उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मीन आपकी हार्ड डिस्क जो है उसका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है और आपके सीपीयू से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे भी हार्ड डिस्क की मौजूद होती है। इस तरह आपकी रैम है, कैशे और रजिस्टर्स है कि जितने वो सीपीयू के नज़दीक जाएगी मेमोरी उसका साइज़ जो है वो कम होगा, क्योंकि ज़्यादा साइज़ का ये होता है, पॉसिबिलिटी है ज़्यादा साइज़ के अंदर कि फिर सीपीयू को ज़्यादा टाइम लगे या मेमोरी को ज़्यादा टाइम लगे किसी भी चीज़ को फाइंड करने में। अब आपका रजिस्टर्स अगर केबीज में है तो केबीज की अगर आपके पास रजिस्टर मौजूद है उसके अंदर से कोई डाटा फाइंड करना है तो विद इन नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड्स के अंदर आपका डाटा जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो सिर्फ ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको कैशे का दे दिया, रैम के बारे में आपको बता चुका हूँ, हार्ड डिस्क की और रजिस्टर्स की हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपको मैंने हायरार्की एक बता दी कि हमारी हायरार्की क्या है, किस तरह आपकी मेमोरीज जो है आपस से रिलेट कर रही होती हैं कि सीपीयू के नज़दीक तरीन आपके रजिस्टर्स, देन कैशे, देन रैम एंड देन हार्ड डिस्क। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ईजिली याद भी हो जाएंगे। मीन रजिस्टर्स के बारे में कॉन्सेप्ट है कि रजिस्टर यू कैन कॉल कि ये फास्टेस्ट आपकी मेमोरी है। उसके बाद कैशे है, रैम से फास्ट होती है, रैम जो है वो हार्ड डिस्क से फास्ट होगी एंड सो ऑन। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने कैशे के बारे में आज देखा कि कैशे मेमोरी हमारी जो है वो किस तरह यूज़ होती है। एक मैं स्टूडेंट आपको टिप भी दे देता हूँ कि आप लोग जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं या कंप्यूटर परचेज करते हैं तो आपके उस कैशे जो आपकी मेमोरी है वो आपके सीपीयू के साथ ही आपके मेंशन होती है, लिखी होता है उस पर L1, L2 और L3। मीन कैशे के अंदर भी हमने हायरार्कीज बना दी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। तो लेवल 1 जो कैशे होती है वो नज़दीक तरीन होगी सीपीयू के, लेवल 2 लेवल 1 के नज़दीक होगा और लेवल 3 जो है वो लेवल 2 के नज़दीक होगा। उसके बाद रैम की बारी आएगी। स्टूडेंट्स इस तरह कैशे मेमोरी, रैम मेमोरी और आपके रजिस्टर्स और हार्ड डिस्क को सीपीयू यूज़ करता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था वो अच्छी तरह आपको समझ आया होगा। इसमें हमने बात की थी रीड ओनली मेमोरी की, सबसे पहले रोम की हमने बात की, उसमें हमने ये देखा कि रोम की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी है, उनकी हमने डिटेल चेक की और ये देखा कि उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है और उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट हमने बात की लास्ट के अंदर कैशे मेमोरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको अगर आप अच्छी तरह ज़हन में बिठा लेंगे तो आपके एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत फ़ायदा देगा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो हायरार्की बनी हुई है कि सीपीयू के साथ आपकी जो मेमोरीज हैं वो किस तरह अटैच होती हैं, तो वो भी मैंने आपको आज बता दिया। तो होपफुली स्टूडेंट आज के लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।